हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एड की। आज अपनी तीसरी है ना कि फोर्थ हो गया? तीसरा क्लास है ना, तो आज अपना कॉन्ट्रैक्ट का तीसरा क्लास है। ठीक है, अपने पढ़ने जा रहे हैं कंसिडरेशन। हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट किए थे पिछला दिन। कॉन्ट्रैक्ट एड में यूनिट 2 क्या होता है बोलो? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। तो ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया था, अभी कंसिडरेशन। पहले यूनिट 2 के अंदर जो बच्चे हुए टॉपिक्स है वो कराऊंगा, देन आई विल गो टू यूनिट 3। तो लेट अस स्टार्ट विद कंसिडरेशन। चल भाई चालू करा है, बोर्ड पे देखना जरा मेरे को। बवाल कॉपी भी करना है ना, खाली देखते रहेगा क्या? कंसिडरेशन। सुनो भाई, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा क्लियर रखना। इसको कंसिडरेशन बोलते हैं और इसको कॉन्ट्रैक्ट। कई स्टूडेंट लोग बोलते वक्त उल्टा कर देते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रैक्ट एक्ट और इसको बोलते हैं कॉन्सिडरेशन। तो गलत प्रोनाउंसिएशन है भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? क्विड प्रो क्यो, मतलब समथिंग इन रिटर्न। दो पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। He has promised something, let us call P1. He has also promised something, let us call P2. P1 is a consideration for P2. P2 is a consideration for P1. ठीक है, लिखा। P1 is a consideration for P2 and P2 is a consideration for P1. करेक्ट है ना? ऐसा कुछ मैंने फर्स्ट क्लास में तो बताया था, नहीं बताया था क्या? ठीक है, तो अब बता रहा हूं। P1 is a consideration for P2 and P2 is a consideration for P1. P1 P2 क्या है भाई? Promises। क्या है? Promises। मैं हमेशा सिंपल एग्जांपल लेता हूं। देखो, मेरे तुम्हारे बीच में एक कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? है ना? तुमको मैं जो पढ़ा रहा हूं समाज सेवा के एंगल से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं धन कमाने के लिए। करेक्ट ना? तो यू पेड मी फीस एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज। ठीक है, मैं सर्विस प्रोवाइडर और तुम सर्विस रेसिपिएंट। हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट इट्स ऑफ अ कमर्शियल नेचर। करेक्ट और नॉट? ठीक है। अच्छा, लेट अस से ये मैं हूं, ये मैं। ठीक है, मैं मतलब मैं क्या बोलूं, मैं ऐसे। ठीक है, आई हैव प्रॉमिस्ड। मेरा प्रॉमिस क्या है? टू टीच। ये तुम्हारा प्रॉमिस क्या है? गौर से सोचो जरा। मैं टीचिंग कर रहा हूं क्योंकि यू गिव मी फीस, तुम्हारे तरफ से। यू गेव मी फीस बिकॉज मैं टीचिंग करूंगा। तो एक्चुअली योर प्रॉमिस इज अ कंसिडरेशन फॉर माई प्रॉमिस एंड माई प्रॉमिस इज अ कंसिडरेशन फॉर योर प्रॉमिस। ठीक है, जब हमारे पास दो ऐसे प्रोमिसेस हैं विच आर कंसिडरेशन फॉर वन अनदर, जब हमारे पास दो ऐसे प्रोमिसेस हैं विच आर कंसिडरेशन फॉर वन अनदर, देन दे आर नोन एज रेसिप्रोकल promises. अरे वहां से कोई इसी कर दिया क्या? ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ओके, समझ में आ रहा? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस? इट इज अ सेट ऑफ इट इज अ सेट ऑफ प्रोमिसेस। सेट है ना, सेट। एक एक ही दो है,
सेट, इसीलिए हम लोग सेट बोलते हैं, मतलब दो है और दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कंसिडरेशन। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तुम कभी शूज की दुकान में तो गया होगा, रिबॉक, एडिडास, जो भी शूज खरीदने, तो शूज में हमेशा देखते हो खाली एक पेयर डिस्क्लोज रहता है, सिर्फ लेफ्ट साइड या सिर्फ राइट साइड, क्योंकि कस्टमर दुकान से भाग नहीं सकता। एक पीस लेके क्या करेगा वो, उसको उसका सेट चाहिएगा कि नहीं। सेट में जो दो चीजें होती हैं वो एक दूसरे के बिना क्या होती हैं, अधूरी। तो वैसे ये दोनों सेट है कि नहीं, दोनों है, दोनों ही होगा, नहीं तो दोनों में से कोई नहीं होगा। एक चीज सिर्फ नहीं हो सकता, करेक्ट है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोग को दो प्रॉमिस चाहिए और दोनों कैसा होना चाहिए, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करता है, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, करेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अब सोचो जरा एक बार शांति से, तुम्हारा वाला प्रॉमिस हो चुका ना खत्म, अरे तुम दे दिया ना पैसा, कंप्लीटेड, तो इसको अपने बोलते हैं एग्जीक्यूटेड प्रॉमिस। दे चुके ना फीस, एग्जीक्यूटेड प्रॉमिस। ओके, मेरा टीचिंग खत्म हो चुका कि चल रहा है, तो उसको बोलते हैं मेरा भी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मेरे प्रॉमिस को क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी। चल रहा है ना, तुम तो अपना प्रॉमिस कर चुके, पर मेरा प्रॉमिस चल रहा है। अच्छा, तुम पैसा दे चुके ना, तो मैं बोल सकता हूं इट इज अ पास्ट कंसिडरेशन, इट इज अ पास्ट कंसिडरेशन। और मैं तो अभी भी देता रहूंगा टीचिंग सर्विसेज, तो वो क्या है, फ्यूचर कंसिडरेशन। सोच लो शांति से भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एनी डाउट। तुम्हारा कंसेप्ट एकदम साफ होना चाहिए, लिखने की एबिलिटी एकदम होनी चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं। हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने हैं, पर राइटिंग भी करने हैं, हम लोग को लिखना आना चाहिए। अगर हम लोग को राइटिंग नहीं आता नहीं चलेगा। अभी येस्टरडे रिजल्ट्स आया फाउंडेशन का, फाउंडेशन वालों का रिजल्ट्स, लॉ में पकड़ के घुसा दिया एकदम। कल रात को एक रैंक होल्डर आया था, फाउंडेशन का रैंक होल्डर, क्या जबरदस्त मार्क्स था उसका, सब 80s में, पर लॉ में 60s, 100 मार्क्स का था। तो अकाउंट्स में, मैथ्स में, इको में मार्क्स आ रहा है और लॉ में एकदम पूरा रगड़ दिया। तो इसके दो कारण है, एक तो है कि लॉ के साथ इंग्लिश आ गया है, और दूसरा अब ऑब्जेक्टिव नहीं है लॉ, अब क्या है, राइटिंग। और स्टूडेंट को लॉ लिखना एकदम आता ही नहीं है। तो अगर अपने जरा सा भी नहीं लिखेंगे, नहीं सोचेंगे, तो फिर एग्जाम में तुम्हारा हाथ चलेगा भी नहीं। और देखा जाए तो इंटर में जाने के बाद कौन सा लिखना आ जाता है बिना प्रैक्टिस के, वो तो पहली बार करना पड़ता है। तो थोड़ा सा राइटिंग का आदत बना लेना चाहिए, ठीक है। नाउ इन सबको देखो गौर से, एक बार रिकैप करता हूं और फिर आगे मूव करूंगा। प्रोमिसेस एक होता है कि सेट में एग्जिस्ट करता है, सेट में, मतलब देयर हैज टू बी टू। अच्छा, द टू प्रोमिसेस कंप्लीट ईच अदर, द टू प्रोमिसेस आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, सो आई शुड कॉल देम, कहां गया रेसिप्रोकल, आई शुड कॉल देम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है। अच्छा, प्रोमिसेस पास्ट चलेगा क्या, हाँ। प्रोमिसेस फ्यूचर चलेगा क्या, हाँ। जैसे मैं पढ़ाऊंगा वो तो फ्यूचर हुआ ना, अभी पढ़ा दिया क्या, अभी खत्म हो रहा है क्या, कि अभी चलेगा, चलेगा, तो इट्स अ फ्यूचर कंसिडरेशन। तुमने जो पैसा दिया वो क्या है, पास्ट कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मैं लिखा दूंगा। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एक नंबर बात, सही बात है कि नहीं है। सेकंड सुनो, सी कंसिडरेशन हैज टू बी रियल, कि झूठा कंसिडरेशन, रियल होना चाहिए, इल्यूजरी तो नहीं होना चाहिए, झूठा तो नहीं होना चाहिए। तुमने मेरे को पैसा दिया, पैसा रियल है कि नहीं है, चाहे बैंक से दिया चाहे कैश से दिया, रियल है कि नहीं है, इल्यूजरी तो नहीं है। मैं टीचिंग सर्विस तुमको दे रहा हूं, ये रियल है ना, इल्यूजरी तो नहीं है।
इल्यूजरी का मतलब होता है एक ऐसा कंसिडरेशन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तारा तोड़ के ला देंगे, स्टार्स, पहली बात तो वो कहीं चिपके हुए नहीं कि उखाड़ के तोड़ के ला देंगे, ठीक है, और लाना हमारे लिए पॉसिबल है भी नहीं, दैट्स एन इल्यूजरी कंसिडरेशन। ए प्रॉमिस्ड बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, ये क्या है, इल्यूजरी कंसिडरेशन, करेक्ट है ना। तो कंसिडरेशन हैज टू बी रियल, इल्यूजरी नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, क्या कंसिडरेशन इनटैंजिबल हो सकता है? हाँ, अरे मैं जो तुमको सर्विस दे रहा हूं ये तो इनटैंजिबल है, मैं सामान बेच रहा हूं, क्या मैं क्या दे रहा हूं, सर्विस। सर्विस टैंजिबल होता है कि इनटैंजिबल? तुम टीचिंग को छू सकते हो क्या ऐसे? इट्स एन इनटैंजिबल सर्विस। तो कंसिडरेशन कैन बी टैंजिबल, इनटैंजिबल, बट रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ये पहले क्लियर है कि नहीं एकदम? ओके, अब ध्यान से सुनो यार, मैं यहाँ पे खड़े होकर तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग के रिजल्ट्स तो डिफरेंट आएंगे, सेम तो आ नहीं सकता। कोई स्टूडेंट फेल भी हो सकता है बेचारा, कोई पास भी हो सकता है, कोई रैंक भी ला सकता है। तो बात ऐसी है कि कैन आई चार्ज डिफरेंट फीस फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट्स? माई फीस रिमेन्स कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट्स। ये सही है कि नहीं है? My fees is constant, my consideration is constant. It does not depend on the outcome of the performance, कि तुम्हारा क्या रिजल्ट आया, रैंक है नहीं। अच्छा, कैन आई चार्ज एनी एक्स्ट्रा थिंग फॉर योर आउटकम? ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट रैंक ले आया तो मैं क्या उससे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो भी रैंक या रिजल्ट से जो भी आया वो तो आउटकम ऑफ द परफॉर्मेंस खुद का है ना, कि मेरा है, उसका है। तो फिर कंसिडरेशन का तुम्हारे उस आउटकम से कोई लेना देना नहीं। ये क्लियर है? मेरा फिक्स कंसिडरेशन है। लेकिन क्या जरूरी है कि दुनिया में जितने भी कंसिडरेशन हो फिक्स्ड हो? कोई वेरिएबल कंसिडरेशन भी तो हो सकता है ना। मेरे केस में तो फिक्स कंसिडरेशन है, तुम्हारा जो भी रिजल्ट है मेरा फीस वही रहेगा। पर पूरे दुनिया में जो कंसिडरेशन होता है कि हर बार फिक्स्ड होता है कि वेरिएबल भी हो सकता है? कोई तुम लोग में से सोच के बताओ वेरिएबल का एग्जाम्पल। बोल, कौन, कहां पे बोला? हाँ सही, थोड़ा सा चेंज कर बोलता, सही बोला, ब्रोकरेज, ठीक है। ब्रोकरेज परसेंटेज में होता है ना, जितना वैल्यू का शेयर्स बेचोगे उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके लेंगे। तो वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल भी हो सकता है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी फिक्स्ड। पर मेरा बोलना ये है कि ब्रोकरेज का रेट तो फिक्स्ड होता है ना, अमाउंट भले डिफरेंट हो, रेट तो फिक्स्ड होता है ना, कि रेट भी वेरिएबल? रेट तो फिक्स्ड है। See, either the consideration का amount should be fixed or the method of calculation should be fixed. It cannot be random. Random consideration नहीं हो सकता। या तो consideration का amount fixed होगा या फिर उस amount को निकालने का तरीका fixed होगा। जैसे broker के पास गए, बोले शेयर बेचने गए, तो he will quote a fixed rate of brokerage which when multiplied with the sale value of the shares will give the brokerage amount. तो amount fixed नहीं है तो क्या हुआ? rate तो fixed था ना। तो something has to be fixed जिसके बेसिस पे कंसिडरेशन कैलकुलेट होके निकल सके। ये क्लियर बात है? अच्छा, नेक्स्ट सुनो, यहां तक सबको डन है क्या? मैं एक वकील के पास गया, कोई केस, सपोज कोई लीगल केस चल रहा है, तो मैं वकील के पास गया, वकील से हेल्प लेने की, सर आपको मेरा केस लड़ना है। तो वकील मेरे को बोला कि देखो केस लड़ने का फीस होता है 3 लाख रुपया, और अगर तुम केस जीत गए तो 2 लाख और एक्स्ट्रा लूंगा। यार ये सही है कि गलत है? ये गलत है, बिकॉज अगर आप मेरे लिए केस लड़ रहे हो तो आपका काम ही है जिताना, तो आप उसके लिए मेरे से एक्स्ट्रा पैसा मांग सकते हो क्या? फिर तो मैं भी बोलूंगा और हार गए तो आप 2 लाख दोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ही हैज टू चार्ज 3 लाख। एक लॉयर का काम ही है कि अपने क्लाइंट को जिताया जाए, तो उसके लिए वो मेरे से अलग से पैसा नहीं मांग सकता, ठीक है। समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ योर लीगल ऑब्लिगेशन, उसके लिए अलग से पैसा नहीं मांगा जा सकता। एकदम सीधी सीधी बात है, ठीक है। डॉक्टर के पास तुम गए, वो दवाई देगा, और डॉक्टर बोला देखो ऐसे तो मेरा विजिटिंग फीस 1000 रुपया, लेकिन अगर तुम ठीक हो गए तो 1500 और लूंगा। ये तो नहीं, अरे आपका तो वो लीगल ऑब्लिगेशन ही है मेरे को ठीक करना। तो समथिंग विच इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर ऑब्लिगेशन, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा मांगा नहीं जा सकता। ये सीन क्लियर है? यहां तक देख लो, सब क्लियर है, क्योंकि अब इसको मिटाऊंगा मैं। हो गया।
ठीक है, हटा दें इसको। ठीक है, अब ये डिस्कस करूंगा इसका स्टोरी पूरा। फेमस केस है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, और उस तरफ चिन्नैया वर्सेस रमैया। ठीक है, क्या हटाएं? बाथरूम है, लिख लिया तो सुनो। अब एक बार कॉपी बंद, मतलब कॉपी रोकना, ध्यान से सुनना खाली मेरे को, ठीक है। ये कोई बिल्डर है, दुर्गा प्रसाद, ठीक है। बिल्डर कौन है? दुर्गा प्रसाद। ये इलाके का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, आईएएस ऑफिसर। आईएएस सुने हो? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो भारत सरकार का आईएएस ऑफिसर है, उस इलाके का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जिलाधीश बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसने, बड़ा अच्छा इंसान है, घूसखोर नहीं है, सही इंसान है। इसने सोचा कि हॉकर्स लोग नहीं होता क्या, सब्जी मंडी टाइप का, तो बोला कि इनको वहां हटा के एक पूरा बिल्डिंग बनवा देते हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत सारा स्पेस क्रिएट होगा और भी हॉकर्स लोग आ पाएंगे। अच्छी बात कर रहा है, सरकारी खर्चे पे होगा ये काम, तो अच्छी बात है। तो इसने बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, और पैसा भी दे दिया। और ये बिल्डर बना के क्या देगा? बिल्डिंग, करेक्ट, बिल्डर बिल्डिंग बना के देगा, सही है, इसमें कोई दोष नहीं है। एक सरकारी ऑफिसर है उस इलाके का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसने सोचा कि बस्ती वगैरह का जो मार्केट है हटा के प्रॉपर बिल्डिंग बनवा देते हैं, तो वहां पे और भी शॉप्स वगैरह खोल पाएंगे, तो इससे अच्छा ही होगा। एक तो इलाका ब्यूटीफुल होगा, ऊपर से अच्छा होगा, गुड। अब जो उस बिल्डिंग में होने वाले शॉपकीपर्स हैं, शॉपकीपर्स, जिसको इस बिल्डिंग के अंदर शॉप्स मिलेगा, वन ऑफ देम इज बलदेव, वन ऑफ देम इज बलदेव। उसको ना इस पे शक है, बिल्डर पे। उसको शक है कि बिल्डर ना चोट्टा है और वो एकदम घटिया बिल्डिंग बनाएगा। वो एकदम क्या बनाएगा? घटिया बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है, जिसका लॉन्गेविटी ज्यादा नहीं होगा। अरे कई बार सुनते नहीं हो, पूरा कच्चा घटिया सामान का बिल्डिंग बनाया, धड़ाम से गिर पड़ा। तो शॉपकीपर्स लोग बिल्डर के पास गए और बोले कि देखिए आप एकदम बढ़िया बिल्डिंग बनाना, हम लोग अलग से आपको अपने सेल्स के ऊपर कमीशन देंगे। क्या देंगे? सेल्स के ऊपर कमीशन देंगे। तो ये लोग गए खुद अपनी इच्छा से और उन्होंने बोला कि वी विल पे यू कमीशन ऑन सेल्स।
कि हम लोग का जो भी महीने का सेल्स आएगा उसमें हम लोग आपको पे करेंगे, प्रॉमिस टू पे कमीशन ऑन सेल्स। ठीक, ये लोग गए इसको प्रॉमिस करने, तो ये लोग क्या हुए, प्रॉमिसर। वन हु प्रॉमिसेस इज कॉल्ड प्रॉमिसर। ये था स्टोरी पूरा का पूरा। बिल्डिंग बन गई, बिल्डर ने बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया, सरकार ने भी बिल्डर को पैसा दे दिया, खत्म। अब ये शॉपकीपर्स लोग आके बिल्डिंग में अपना शॉप्स ऑक्यूपाई किए और सेल्स करना चालू। जब महीना खत्म हुआ, मंथ, बोले कि कमाई हो गया, सेल्स हो गया, तो दुर्गा प्रसाद पहुंच गया इनके पास। दुर्गा प्रसाद पहुंच गया इनके पास कि लाओ भाई कमीशन ऑन सेल्स, जैसा प्रॉमिस किया था। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, सुनो। ये लोग बोल रहे हैं हम तो आपको कमीशन ऑन सेल्स देंगे, आप हमको बदले में क्या दे रहे हो? देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न ना। अभी अपने पढ़ाई कर रहे थे P1 P2, है ना, सेट ऑफ रेसिप्रोकल। देख भाई एक बार सबको देखो, इधर दो तरफा एरो दिख रहा है, ये इसको दिया, ये इसको दिया, तो वैसे ये भी बोला हम तुमको दिया, तुम क्या दिया? देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न। तो पता बिल्डर क्या बोलता, बिल्डर बोला दिया ना बिल्डिंग। तो ये लोग बोलेंगे क्या बिल्डिंग आपने हमारे कहने पे बनाया था कि इसके कहने पे? क्या बिल्डिंग आपने हमारे कहने पे बनाया था कि इसके, हम लोग हमारे कहने पे बनाया था कि इसके कहने पे? बोला इसके, और इसने आपको पैसा दे दिया ना, तो यू हैव ऑलरेडी बीन कॉम्पनसेटेड फॉर योर बिल्डिंग। तो बिल्डर बोलता है कि फिर मेरे को आके क्या किया? बोला तुमको आके हम लोग ट्रिक किया, क्योंकि तुम घटिया बिल्डिंग बनाता, इसीलिए आके तुम्हारे को थोड़ा सा दाना डालना पड़ा, क्योंकि तुम तो मछली हो। एक चोर को तो ट्रिक्स के साथ ही डील किया जा सकता है ना, कि तुम तो घटिया बिल्डिंग बनाने वाले थे, तो इसीलिए हम लोगों ने प्रॉमिस कर दिया। मामला वेंट टू कोर्ट। दुर्गा प्रसाद फाइल्ड अ केस अगेंस्ट बलदेव कि इसने हमको प्रॉमिस किया था कि कमिश्नर ऑन सेल्स देगा, कुछ दे नहीं रहा। बलदेव अदालत में बोलता है कि सर व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर इट, बिकॉज देयर हैज टू बी सम कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न। तो बिल्डर बोलता है सर देयर इज कंसिडरेशन, व्हाट कंसिडरेशन? बिल्डिंग। फिर ये लोग बोलते हैं बट सर the building was already constructed at the order of district collector, for which this man has been given adequate compensation by the government directly, which can be verified. Government पैसा दिया है, which can be easily verified. So इसने हमारे बोलने पे थोड़ा क्या, ये तो इसका लीगल ऑब्लिगेशन था, ये तो ऑलरेडी इसका लीगल ऑब्लिगेशन था। Did he construct the building for this or for this? Did he construct this building for this thing, money from here or for here? Here. इसके लिए किया ना, हमारे लिए तो नहीं किया। द कंसिडरेशन विच ही सेइंग बिल्डिंग मूव्ड एट द डिजायर ऑफ दिस पर्सन, नॉट मूव्ड एट आवर डिजायर। भाषा सुन भाई, ये जो बोल रहा है कि ये बिल्डिंग ही तो कंसिडरेशन है, एक बार रफ फर्क है। बिल्डर बोल रहा है ये जो बिल्डिंग बना है वही वाला बिल्डिंग यहां पे तुम लोग के लिए तो है। तो बात ये है कि ये जो कंसिडरेशन है, जो ये बोलना चाह रहा है कि कंसिडरेशन है, इट डिड नॉट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, हमारे लिए नहीं बना। भाषा समझो, ये जो बिल्डिंग है ये हमारे लिए, हमारे बोलने पे नहीं बना, ये तो उसके बोलने बना। दिस कंसिडरेशन, दिस सो कॉल्ड कंसिडरेशन, जिसको बोल रहा है कि ये कंसिडरेशन है, इट डिड नॉट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इट मूव्ड एट द डिजायर ऑफ सम अदर पर्सन। तो ये कंसिडरेशन बिल्डिंग, ये इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। Building is not a valid consideration, एक second, for commission because it did not move at the desire of शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स के प्रॉमिस के बदले नहीं बना था, वो तो सरकार के कहने पे बना था। तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो प्रॉमिस है ये क्या हो जाएगा, वॉइड, और इनको कमीशन ऑन सेल्स देने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात है कि नहीं है?
भाई समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? ठीक है, पर देख लो पहले क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट? कहां पर हो तुम? हाँ प्रॉमिस किया, कोर्ट ने बोल दिया ये एग्रीमेंट वॉइड है। ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, बिकॉज देर इज नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। हम तो देंगे कमीशन, आप बदले में क्या दे रहे हो? आप तो कुछ नहीं, तो इट्स वॉइड, तो हमको कमीशन देना नहीं है। कॉपी। तो ये वॉइड है। अब इधर आते हैं नंबर 5, इसका मैं केस का डायग्राम बना रहा हूं, मेरे संग संग बनाना। ये केस क्या है? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। केस का नाम है चेन्नैया वर्सेस रमैया। ठीक है, ड्रॉ करते हैं अपने। ये है रमैया, रमैया इज नीस, भांजी, और ये बंदा है चिन्नैया, मामा। मामा मीन्स मम्मीज ब्रदर, वो वाला। ठीक है, और ये मम्मी जो मरेगी, गोइंग टू डाई। ठीक है, ये पूरा सीन है। अब देखो क्या कैसे हो रहा है इस केस में, वो अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, बात करूं मैं? इधर हो गया। चेन्नैया ने रमैया के खिलाफ केस किया, मामा ने भांजी के खिलाफ केस किया था। और क्यों किया था? बिकॉज भांजी बहुत बदमाश थी, भयंकर बदमाश, धोखेबाज। क्या की देखो, माँ बेटी, मदर डॉटर, मदर्स ब्रदर इज मामा, सो दे बिकम मामा भांजी इन रिश्ता। अब मम्मी के पास उसके बहुत प्रॉपर्टी वगैरह था, जिसमें बहुत सारे टेनेंट्स लोग रहते थे, और टेनेंट्स लोग रेंट देते हैं महीने का। तो अब माँ मरने वाली, तो वो बेटी को बुला के बोली, देखो मैं वसीयत में सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दूंगी, सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दिया जाएगा, परंतु जो महीने का कमाई आएगा, रेंट वगैरह आएगा, उसमें से तुम अपने मामा को लिविंग एक्सपेंसेस देते रहना महीने का। कोई गलत बात है? सही बात है। ये भी बोली हाँ मम्मी कसम, रेडी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इसको मिल गया। अब देखो, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। रमैया ने क्या प्रॉमिस किया था? कि वो अपने मामा को क्या देगी? लिविंग एक्सपेंसेस हर महीने देती रहेगी जब तक वो जिंदा है। ये एग्रीमेंट की बात थी। अब ये पीछे हट रही है, बोलती है हम तो नहीं देंगे आपको 1 रुपया भी। और मदर की डेथ के बाद जब मदर मर गई, गोइंग टू डाई, फाइनली डाइड, तो प्रॉपर्टी सारा इसके नाम पे आ गया वसीयत में। अब जब चिन्नैया पैसा मांगने आया, कि बात हुआ था ना 2, तो मना कर दी, बोले कि नहीं, हम तो आपको प्रॉमिस करें कि लिविंग एक्सपेंस देंगे, लेकिन आप बदले में हमको क्या दे रहे हो? सो रमैया लॉ याद दिलाने लग गई मामा को, लॉ याद दिलाने लग गई कि हम तो आपको लिविंग एक्सपेंस देंगे, आप बदले में क्या दे रहे हो? तो वो बोला, अरे बदले में तो तुमको प्रॉपर्टी मिला ही है ना, बदले में तो तुमको प्रॉपर्टी मिला, और वो मिला इसी शर्त पे था कि यू विल पे मी लिविंग एक्सपेंसेस, इसी शर्त पे मिला था। तो अब ये रमैया बोलती है, वो तो मेरे को उधर से मिला ना, जब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूं तो तुमसे क्या मिल रहा है वो बताओ। ठीक है, अब देखो शांति सोचो, इसने बड़ा गेम खेला है गोटी का, इस तरह का भाषा। बिकॉज द लिविंग एक्सपेंस दैट शी प्रॉमिस्ड वाज एक्चुअली अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉपर्टी। मदर को प्रॉमिस किया, और अब बोल रही कि नहीं, अगर मैं आपको दे रही हूं तो मुझे आपसे ही कुछ मिलना चाहिए, विच इज फॉल्स। कोर्ट ने बोला तुमको मिला तो है ही ना कुछ, चाहे यहां से मिले चाहे यहां से, मिला तो है, और उसी के बदले मिला था कि तुम दोगे।
वैसे तो तुम एक बात सोचो शांति से, जितने भी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट कराने आते हैं, पैसा 99% उनका खुद का कमाया हुआ नहीं है, उनके फादर मदर ने दिया है उनको। तो पढ़ा तो मैं स्टूडेंट को ही रहा हूं ना, मैं ये थोड़ा ना बोल रहा हूं कि मैं तुमको पढ़ाऊं, तुमने मेरे को क्या दिया। अरे तुमने नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स से तो पैसा आया, बात तो एक ही हुआ ना, चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए। आई हैव गॉट द कंसिडरेशन वेदर फ्रॉम यू और फ्रॉम योर फैमिली, दैट डजंट मैटर, आई हैव गॉट द कंसिडरेशन, आई हैव टू प्रोवाइड सर्विस। तो वैसे ही कंसिडरेशन तुमको मिला तो है ही, चाहे यहां से मिले चाहे यहां से, तो बदले में तो मिला ही है ना, प्रॉपर्टी बाय विल। और वो इसीलिए मिला था कि तुमको देना पड़ेगा लिविंग एक्सपेंस, तो देना पड़ेगा। तो ये हार गई केस, कोर्ट ने बोला मामा विंस द केस। तो जीता कौन? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, बट मिला तो है ना कंसिडरेशन। पता है जब मैं ये दोनों टॉपिक्स पढ़ाता हूं साइड बाय साइड, स्टूडेंट को इंडिविजुअली ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आते हैं, ठीक है कि हाँ ये भी समझ गए ये भी समझ गए, पर फिर बाद में जब वो घर में जाके मिक्स करता है ना तो उसको तकलीफ होने लग जाता है। क्योंकि लैंग्वेज देखो ना ऊपर, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी एनी अदर पर्सन। ये लैंग्वेज हम लोग को थोड़ा सा चुभता है। देखो मैं तुम्हारा डाउट दूर करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू अवे विद दैट। इधर प्रोमिसर कौन है? ये लड़की भांजी। इधर प्रोमिसर कौन है? शॉपकीपर। इधर प्रोमिसी कौन था? बिल्डर, है ना, बिल्डर वॉज द प्रोमिसी। और इधर प्रोमिसी कौन है? चनैया, मामा। देखो इधर मैंने डायग्राम्स को जानबूझ के एकदम साइड बाय साइड बनाया ताकि मैं डाउट दूर कर सकूं। इधर गौर से देखो, प्रोमिसर प्रोमिसी, प्रोमिसर प्रोमिसी। इन दोनों सीन में एक फर्क है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एकदम फर्क है। मां ने जब प्रॉपर्टी बेटी के नाम पे किया था तो देयर वाज पहले से ही कंडीशन कि तुम अपने मामा को पैसा दोगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन डाला हुआ था ना कि तुमको देना पड़ेगा महीने का। लेकिन अब सोचो जरा, जब बिल्डर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो क्या वहां पे ये कंडीशन डाला हुआ था क्या कि शॉपकीपर लोग आपको कमीशन देगा? सोचो, जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बिल्डर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था बिल्डिंग बनाने का, तब क्या उस वक्त इसमें कंडीशन डाला गया था क्या कोई भी कि शॉपकीपर लोग आपको कमीशन से देंगे? नहीं देंगे ना। तो हियर दिस कंडीशन वाज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, बट इन दिस केस दिस कंडीशन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो दो अलग केस है, ये दो अलग केस है। यहां बोलता है कि कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर के लिए मिलना चाहिए, तो प्रोमिसर को तो अलग से कुछ मिल ही नहीं रहा है। और ये क्या है कि कंसिडरेशन मिला तो है, चाहे प्रोमिसी से मिले चाहे कहीं और से। क्लियर है? दोनों केस में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि द कमीशन ऑन सेल्स वाज नेवर अ पार्ट ऑफ दिस, जबकि यहां लिविंग एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे बड़ा फर्क है। ये भाषा याद रहेगी ऊपर की, केस का नाम याद रहेगा, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, चेन्नैया वर्सेस रमैया। डन है? हटा दूं इसको। 6 नंबर मिटा रहा है इसको। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट प्रोवाइडेड देयर इज फ्री विल। अब मैं एक बात तुमको बताता हूं। सपोज तुम मानो कि तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की। सोचो तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कितने का प्रॉपर्टी बोला? 5 करोड़ इज अ वेरी गुड अमाउंट, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी जिसका मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है, पर तुमको ना अभी पैसे की सख्त जरूरत है। प्रॉपर्टी ऐसा चीज है ना जो रातों रात बिकता नहीं है कि अभी मेरा मन किया तो 1 घंटे में इंटरनेट पर ऑनलाइन बेच दूंगा 5 करोड़ में, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी के लिए 5 करोड़ का बायर मिलना मुश्किल है और तुमको पैसा एकदम अभी 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 चाहिए। तो अब क्या उपाय है? बैंक वाला बोला प्रॉपर्टी अभी लोन पर रख के पैसा देने वाले नहीं है, तो क्या किया जाए? तो तुमने दलाल लोग से बात किया, ब्रोकर, और बोला कि कम बेसी चलेगा, मेरे को सल्टाओ इसको, ठीक है।
तो ब्रोकर कहीं से ना एक बायर ढूंढ के लाया जो 3 करोड़ में खरीदने को तैयार है। 5 करोड़ का प्रॉपर्टी कितना में? 3 करोड़ में। तुमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरत मेरा है, डील हो गया तुम्हारा। एक बात बताओ, क्या इस डील के लिए 5 का माल 3 में किसी ने तुमको मजबूर किया? अपनी इच्छा से कर रहे हो ना, चलेगा ना? इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की वॉइड? वैलिड। बराबरी का कीमत होना जरूरी नहीं है, मतलब 5 का माल 5 ही में बिके जरूरी नहीं है, ठीक है। कंसिडरेशन कम बेसी हो सकता है, प्रोवाइडेड दोनों पार्टीज की क्या है? फ्री विल। फ्री विल का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से बोला, कोई दबाव प्रेशर नहीं है। समझ लो बात को? तो इट हैज टू बी फ्री विल, बाकी कम बेसी हो सकता है। टेक अनदर एग्जांपल, तुम्हारे पास 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मार्केट वैल्यू 5 करोड़, तुम्हारा बेचने का कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है बेचने का तुम्हारा, पर तुम्हारी उस वो प्रॉपर्टी किसी को बेहद पसंद आ गई है, और वो तुमको आके बोलता है यार ये 5 करोड़ प्रॉपर्टी के लिए हम तुमको 7 करोड़ देगा क्या? तुम बोला यस, तुमने दे दिया। 5 का माल कितने में? 7 में। इस बार ज्यादा हो गया ना, चलेगा, कोई गलत बात है? उनकी गरज थी, उनको चाहिए था, तो हम 7 में बेचने को भी तैयार हैं। तो कंसिडरेशन बराबरी का होना जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज फ्री विल। ये समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे दाम चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सीन क्लियर है? तो 7। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, जो बदले में मिल रहा है वो लीगल होना चाहिए। समझ गया ना बात को? ठीक है। लीगल मतलब तुम समझते हो, अब कोई स्टूडेंट आएगा एनरोलमेंट के लिए, गांजा लेके आया, मैं बोला हम लोग ये सब नहीं लेते, कैश चाहिए, मतलब कैश चाहिए उसने, तो पता नहीं इसको सूंघना बढ़िया पढ़ाई होगा, मतलब बढ़िया लेक्चर निकलेगा। नो, इस गांजा एक्सेप्टेंस लीगल और इलीगल? इलीगल। इलीगल, ठीक है। अच्छा, गांजा तो इलीगल है, लेकिन मान लो कोई और कमोडिटी होता, गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन, अब तेमन तो सब चुरा के लेने, मतलब उसका खुद का है गोल्ड कॉइन, तो वो गोल्ड कॉइन में पेमेंट कर रहा है, चलेगा? इज दैट लीगल? यस। बार्टर ट्रांजेक्शन अलाउड है ना देश में? अरे बार्टर तो अलाउड है। ये तो जरूरी नहीं कि मैं कैश ही लूं, आई कैन टेक माई फीस इन काइंड ऑल्सो, एज लॉन्ग एज इट इज लीगल। ठीक है, ये डन है, हटा रहे हैं, बुक में चलो वापस। ठीक है। अच्छा, एक कंसिडरेशन का डेफिनेशन देख रहे हो, ये मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा आज, ठीक है? कंसिडरेशन का डेफिनेशन लास्ट में पढ़ेंगे। अब इधर आते हैं, एसेंशियल यूज एज टू वैलिड कंसिडरेशन, रेफर कॉपी नोट्स। पहला पढ़ो, क्या लिखा है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कौन सा केस का नाम बोलो, लिखो बगल में। दूसरा, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। नाम बोलो, ये तो इजी है, चेन्नैया वर्सेस रमैया। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट प्रोवाइडेड देयर इज फ्री विल। ऊपर नीचे चलेगा अमाउंट, प्रोवाइडेड अपनी मर्जी से बोला, कोई दबाव प्रेशर नहीं था। कंसिडरेशन मस्ट बी, ही लिखा है वो बी करो तो उसको, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड कॉम्पिटेंट, मतलब फालतू के कंसिडरेशन नहीं हो सकते। ए प्रॉमिस्ड बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, ये रियल है कि इल्यूजरी है? इल्यूजरी है, ठीक है। इट हैज टू बी रियल, इल्यूजरी, झूठा, फेक, वो सब नहीं चलेगा। इट हैज टू बी समथिंग रियल, अनरियल चीज आप नहीं कर सकते ना, ठीक है? कि मतलब आप मेरे को 5 लाख दो, आपको साक्षात आयरन मैन से मिला देंगे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर से मिला सकते हैं, आयरन मैन से नहीं, आयरन मैन नहीं है ना, ठीक है? इधर तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। तुम अमिताभ बच्चन से मिल सकते हो, तुम यू कैन मीट अ मूवी स्टार, बट यू कैन नॉट मीट अ सुपर हीरो कैरेक्टर। सुपरमैन से मिलवाएंगे, अरे है क्या सुपरमैन?
तुम हेनरी कैविल से मिलवा सकते हो, सुपरमैन से नहीं मिलवा सकते। तो कंस्टिट्यूशन मस्ट बी रियल। 5 नंबर, कंस्टिट्यूशन मस्ट बी लीगल। अब नीचे देखो उसी पेज में दोनों केस तो दिया हुआ, दुर्गा प्रसाद बलदेव राव, वही है सारा। देखो ये रहा दोनों केस, ये कर चुके ना कॉपी में। चिन्या रमैया, दुर्गा प्रसाद, बहुत फेमस है। ओके, सो कंसिडरेशन क्लियर। आगे मूव करते हैं। अब ये टॉपिक पिछले क्लास में पढ़ाया था, एक बार हल्का सा बोल देता हूं। व्हाट इज द जनरल रूल? द जनरल रूल इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हाउएवर इसका 6 एक्सेप्शंस है। 6 एक्सेप्शंस क्या है बोलो? नंबर 1 देखिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, टाइम बार्ड डेट, बेलमेंट, एजेंसी, कंप्लीटेड गिफ्ट, ये डिस्कस हो चुका। इसके बाद ये रहा अपना प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी 2 टॉपिक बचे हुए इसमें पढ़ाने के लिए, मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यार ये टॉपिक इतना जोरदार जबरदस्त है, मतलब स्टूडेंट लोग इसको बहुत हल्के में समझता है। ये हल्का चीज नहीं, इसका बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट होता है लीगली। ठीक है, तो ये मैं पूरा डिस्कस करूंगा बट कॉपी से। ओके, पूरा कॉपी में डिस्कस कर दूंगा इसको। क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा, इसके लिए मेरे पास डायग्राम बनाया हुआ है, तो आई एम शोइंग द डायग्राम टू यू ऑन बोर्ड। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये डायग्राम मिल गया। ठीक है, इसका स्नैप ले सकते हो तो। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यार ये बाद में कॉपी में ड्रॉ जरूर कर लेना, वरना फिर ये कॉपी में मिलेगा नहीं। मोबाइल में तो कहाँ खो खा गया होगा भगवान जाने। मोबाइल में जब से ये व्हाट्सएप का नौटंकी चालू हुआ है, तब से इतना इमेजेस भर जाता है कि असली इमेज ढूंढने में जान निकल जाता है। ठीक है, तो इसको प्लीज थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना। स्टार्ट करते हैं एक बार डिस्कशन। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इधर इसमें थ्योरी बाद में बोलूंगा, पहले एग्जाम्पल से थ्योरी क्लियर करूंगा, तुम ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, बिल्डर फ्लैट बायर, बिल्डर बिल्डिंग बनाता है और फ्लैट बायर जो से फ्लैट खरीदेगा, प्रॉपर्टी परचेजर। ये फर्स्ट पार्टी, ये सेकंड पार्टी, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज का एग्रीमेंट है? परचेज और सेल ऑफ फ्लैट। तो बिल्डर और फ्लैट बायर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। किसके बीच में हुआ? बिल्डर एंड फ्लैट बायर। दे आर द 2 पार्टीज, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी। क्लियर है सीन अभी? अब देखो क्या हुआ, जब हम लोग बिल्डिंग का एग्रीमेंट वगैरह करते हैं ना, तो उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं। तो बिल्डर ने उसमें लिखा था कि हम लोग ना बिल्डिंग में ओटिस का लिफ्ट लगवाएंगे। लिफ्ट समझते हो ना? लिफ्ट आज के दिन हर ऊंची बिल्डिंग में लिफ्ट होता है। 2 तल्ले का बिल्डिंग है तो कोई लिफ्ट नहीं होगा, 2-3 तल्ले में, 2-3 सेकंड थर्ड फ्लोर वाले में लिफ्ट रहता नहीं है। बाद बाकी हर जगह लिफ्ट आजकल है नहीं, कंपल्सरी है। सो देर आर मेनी कंपनीज जो लिफ्ट बनाती हैं। ओटिस, OTIS, ओटिस, कोन, KONE, ओलिम्पस, ठीक है, ओलिम्पस वो भी लिफ्ट बनाता है। सस्ता कंपनी भी है लोकल, बिजली, BIJLEE, ऐसा भी कंपनी है जो लिफ्ट बनाता है। तो बिल्डर ने क्या लिखा था कि हम लोग किसका लिफ्ट लगवाएंगे? ओटिस का लिफ्ट लगवाएंगे। एग्रीमेंट साइन हो गया। अच्छा, एग्रीमेंट साइन कौन करेगा? बिल्डर। और कौन करेगा? फ्लैट बायर। दे आर द 2 पार्टीज। ओके, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, जिसमें 100 रुपए का नोट लगा हुआ है, हरे रंग का पेपर 100 रुपए का नोट लगा हुआ है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा लिखा जाता है कि हु आर द 2 पार्टीज। ये बात तुम सुन लो, हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ता है हु आर द 2 पार्टीज।
तुम्हारे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ने पढ़ाने का, ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में। तुमको इनवॉइस मिला होगा, इनवॉइस के टॉप पे मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड विकास क्लासेस LLP, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी तुम, मतलब तुम्हारा नाम नीचे लिखा होगा, यू आर द सेकंड पार्टी, आई एम द फर्स्ट पार्टी, आई एम अ काइंड ऑफ सेलर, यू आर अ काइंड ऑफ बायर। तो हम दोनों का नाम है ना उसमें, हर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी का नाम रहता है, हु आर द टू पार्टीज, ये दोनों, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ, हम लोग की एग्रीमेंट साइन हो गया, ओके। अब बिल्डर ने ना ओटिस कंपनी से बोला कि आपका लिफ्ट लगवाना है, कोटेशन भेजिए, खाली कोटेशन मांगा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। देखो डॉटेड लाइन है, देखो डॉटेड लाइन का मतलब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बस खाली पूछ रहे हैं आपसे कोटेशन दीजिए। ए तुम दुकान में जाके सामान का कीमत नहीं पूछते क्या कभी भी? तो खरीदोगे क्या? जरूरी है क्या? मैं गया एक शॉप में, मेरे को कोई सामान पसंद, मतलब पूछा पहले प्राइस कितना है, वो एक बड़ा अमाउंट बोल दिया तो मैं बोलूंगा ठीक है बाद में सोचेंगे, खरीदना जरूरी तो नहीं है। तो इसने कोटेशन मांगा, कितना कोटेशन दिया तुम फाड़ के 2 करोड़, विच इज लाइक टू मच, ठीक है। तो इसने बोला नहीं। फिर इसने एक दूसरी कंपनी से बात किया, कौन, ये भी लिफ्ट बनाती है, इन्होंने सही कोटेशन दिया, कितने का? 70 लाख। फर्क दिख रहा है? ठीक है, कितने का फर्क है? जबरदस्त फर्क है, 70 लाख का फर्क, मतलब 1 करोड़ 30 लाख का फर्क है। तो इसने इसका ओके कर दिया। अब इसका तो ओके हो गया, अब ओटिस को लग गया मिर्ची। ओटिस को खबर आया कि वो लोग लिफ्ट इसको नहीं देखे, किसी कौन कंपनी से बनवा रहे हैं। अब ओटिस को कहीं से खबर मिल गया कि बिल्डर ने बायर लोग को प्रॉमिस किया था कि ओटिस का लिफ्ट लगवाएंगे, ठीक है। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, हु आर द टू पार्टीज टू द अग्रीमेंट? इज ओटिस अ पार्टी टू द एग्रीमेंट? खाली एग्रीमेंट में किसी का नाम लिख देने से वो पार्टी टू द एग्रीमेंट बन जाएगा क्या? देखो सुनो, मैं काम करता हूं, 100 रुपए के, हाँ है, ये सपोज 100 का नोट है, मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल, मैं एक दुकानदार के पास गया, दुकानदार का नाम है राम अग्रवाल, ठीक है, कुछ भी नाम ले लो तो क्या, तो मैं उसको जाके पेमेंट कर रहा हूं। हु आर द टू पार्टीज? मैं सिद्धार्थ अग्रवाल एंड राम अग्रवाल, पर नाम में तो यहां महात्मा गांधी भी है, यहां RBI का गवर्नर का साइन भी है, उर्जित पटेल, ये दोनों भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बन गए क्या? नहीं बने ना। अच्छा, वो डीमोनेटाइजेशन आया था ना 8 नवंबर 16, तो जितने भी पुराने नोट है महात्मा गांधी गए तो उनपे फोटो छपा हुआ है, हम लोग महात्मा गांधी के खिलाफ केस कर देंगे क्या कि देखो आपका छपा? नहीं ना। खाली कागज पे किसी का नाम लिख देने से वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता, ये तुम समझ लो। भले ही हम लोगों ने एग्रीमेंट में ओटिस का नाम लिख दिया, क्या ओटिस पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? इधर सुनो, ये बुक तुमको मिली है ना, सबके पास से बुक होगी, बुक में पीछे या नीचे ऐसे पढ़ो, लिखा है प्रिंटेड बाय मंजरी एंटरप्राइजेस। हर बुक में रहता है, जो भी बुक्स में देता हूं उस पर लिखा है प्रिंटेड बाय मंजरी एंटरप्राइजेस, वो लिख देता है अपना। कल को कुछ भी पंगा हो जाए तुम्हारे बुक में, तो मंजरी वाले पे ठोक दोगे केस कि मेरे को आके बोलोगे। मंजरी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मंजरी से नहीं है ना, मेरा है उनके साथ, तुम्हारा तो नहीं है। तो तुम बीच में जाके कूद के उनको 4 बात सुना सकते हो क्या, कैसा छापा है रे? अरे हाँ, कुछ कुछ लोग होता है वो ये मेल आईडी दिया है ना, उस पर भेज देता है कमेंट्स, ठीक है, मेल आईडी वो ऐसे ही दिया अपना मार्केटिंग के, उसमें कमेंट्स भेज देता है, पेज गायब है, दे दो मेरे को। और कई बार तो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं बुक खरीदने के लिए और तुमको मालूम है बुक सेल नहीं करता, तो वो लोग सीधा इसकी ईमेल आईडी पे कोटेशन भेजते हैं कि हमको 10 बुक चाहिए, बेचेगा क्या? ऐसे तो सीधा स्ट्रेट। माय पॉइंट इज, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ है ना, मंजरी के साथ तो नहीं है ना। वो कौन है? वो तो आउटसाइडर है, मंजरी से मेरा है, तुम्हारा तो नहीं है ना, हम लोग दोनों का डेट कॉन्ट्रैक्ट है। अब सोचो, ओटिस का खाली नाम लिखा है, जैसे मंजरी का यहाँ नाम लिखा है, तो खाली नाम लिख देने से डज ओटिस बिकम अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट? ओटिस इज नॉट अ पार्टी, ओटिस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, ओटिस इज नॉट अ पार्टी, तो ओटिस के आउटसाइडर, ओटिस के आउटसाइडर। अब सुनो, ये ओटिस कितना बड़ा बेवकूफी किया, अदालत में केस कर दिया बिल्डर के नाम पे, और जज को जाके ओटिस बोल रहा है कि सर ये बिल्डर है ना, इसने अपने सारे फ्लैट बायर्स को प्रॉमिस किया था मेरा ही लिफ्ट लगाएगा और नहीं लगा रहा है, तो इसको रोको। जज मानेगा इस बात को क्या? नहीं। बोला उसको प्रॉमिस किया था ना, तो अगर केस करना है तो वो लोग करेंगे, और वो लोग तो केस किए नहीं है, तुम कहां से आ गए केस करने के लिए? यू आर एन आउटसाइडर, एन आउटसाइडर कैन नॉट डिराइव, एन आउटसाइडर कैन नॉट डिराइव
एनी राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके पास कोई राइट्स नहीं है, आप सू नहीं कर सकते। ये क्लियर बात है, ये हुआ 1 नंबर बात। सेकंड सुनो, अभी फ्लैट बायर है, बिल्डिंग में कौन का लिफ्ट लग गया, ये लोग सब ठीक है, चल रहा था लिफ्ट, भड़ाम, लिफ्ट हो गया भड़ाम, समझो खराब हो गया, गिर गया लिफ्ट। तो लिफ्ट जब गिर गया ना, तो फ्लैट बायर का पैर का हड्डी टूट गया, तो वो बोला हम सू करेंगे, पर वो बोला कि हम सब पे सू करेंगे, हम इस पे भी करेंगे, हम इस पे भी करेंगे, और हम इस पे भी करेंगे जाके। ठीक है, बात ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, इसके और इसके। ये बिल्डर को सू कर सकता है, क्या ये कौन वाले को सू कर पाएगा? बिल्डर कौन को सू कर सकता है, पर क्या तुम जाके कौन को सू कर सकते हो? नहीं। और ये बोलता है कि क्योंकि एग्रीमेंट में ओटिस का भी नाम लिखा था तो हम ओटिस को भी सू करके आएंगे। अरे लिफ्ट बेचारे का नहीं, कुछ नहीं, उस पर आप केस कर दोगे। एन आउटसाइडर लाइक दिस एंड दिस, इनको कॉन्ट्रैक्ट से ना कोई राइट्स मिलता है और ना इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आता है, दोनों तरफ ही। ना आपको राइट्स मिलेगा और ना आपके सर पे कोई ऑब्लिगेशन है, दोनों ही नहीं है। ना आप सू कर सकते हो, ना ये आपको सू कर सकते हैं, दो तरफा। दो तरफा समझते हो? दो तरफा, दोनों तरफ से ही। हम इन लोग आउटसाइडर इनको सू नहीं कर सकता, ये भी आउटसाइडर को सू नहीं कर सकते। एक चीज तुम समझो, जब भी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो हमेशा देयर इज अ राइट एंड एन ऑब्लिगेशन। जैसे मेरा राइट्स है पैसा मिलेगा मेरे को, मेरा ऑब्लिगेशन है पढ़ाना पड़ेगा आके। तुम्हारे पास भी एक राइट्स और एक ऑब्लिगेशन है। एक राइट से तुम्हारे पास क्या पैसा नहीं, राइट से तुम्हारा वो मिलेगा, टीचिंग सर्विस मिलेगा। तुम्हारा ऑब्लिगेशन क्या है? फीस भरेगा। तो जब भी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों लोगों के पास ही एक राइट एक ऑब्लिगेशन होता है, एक राइट एक ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, आउटसाइडर के पास कुछ नहीं होता, ना राइट ना ऑब्लिगेशन। ना उसके पास कोई राइट्स है जो वो हमको सू करे, और ना उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि हम उसको सू करें। आर वी क्लियर? दिस इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्लियर है? अच्छा, मैं तुमको इसका और एक एग्जांपल बताता हूं, ये है ना। अभी और एक एग्जांपल सुनो इसका। थिंक अबाउट इट। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंचाइजीज है जहां पे मेरी क्लासेस रन कर रही हैं। ओके, तो एक लोकेशन से मेरे पास फोन आता है और वो लोग मेरी फ्रेंचाइज देना चाहते हैं। तो मैंने बातचीत किया, मेरे को सही नहीं लगा, तो मैंने मना कर दिया, मना कर दिया मतलब। तो क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? मेरे और उस आदमी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? नहीं। अब उसने गेम खेला, उसने अपने कोचिंग सेंटर के बाहर मेरा बोर्ड फोटो वो सब लगा दिया और लोगों में अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे क्लास चालू होने वाला मेरा, और मेरे नाम से एनरोलमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसने फेसबुक पे डाला, फलाना जगह कर दिया। नाउ अब वो पैसा तो कलेक्ट कर लिया, पर वो क्लास चला पाएगा क्या? उसके पास वो नहीं है ना, मतलब मेरा क्लास भी नहीं है, मेरा बुक्स भी नहीं, तो कैसे चला लेगा वो? अब वो जो स्टूडेंट्स है वहां पे, उन बेचारों के साथ गड़बड़ हो गया। वो लीगल एक्शन लेंगे तो किसके खिलाफ लेंगे? फ्रेंचाइज। मेरे खिलाफ ले पाएंगे क्या? फाइल करने जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव नॉट पेड एनी मनी टू मी, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द स्टूडेंट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फ्रेंचाइज विद द फ्रेंचाइजर, जो भी फ्रेंचाइजी था जैसे उसके खिलाफ। सेकेंड, मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी एसोसिएटेड नहीं होना, बिकॉज वो तो अनऑथराइज किया है। तो दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मेरा नाम लेके, तो विल आई बिकम लायबल? थिंक अबाउट इट। दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जस्ट बाय टेकिंग माई नेम, सो उनके नाम लेने से क्या अपने लायबल बन जाएंगे? फिर तो तुम ऐसे अमिताभ बच्चन को भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ जाओ, ला सकते हैं ना, हर कोई किसी को भी उठा के ले आएगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऐसा नहीं हो सकता। आउटसाइडर कभी लायबल नहीं होता, आउटसाइडर को कोई राइट्स भी नहीं मिलता, दो तरफ है। इसके ऊपर एक बवाल केस हुआ था। ठीक है, डनलप टायर का नाम सुनो, डनलप टायर। डनलप एक जगह है ना कलकत्ता में, डनलॉप, DUNLOP, डनलॉप। तो डनलॉप का टायर्स भी तो आता है। ठीक है, तो डनलप टायर्स का एक भयंकर केस हुआ था इसी पे, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, जो भी मैं तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगा। बुक में आ जाओ प्लीज, केस लॉ 6, पेज 1.11, पेज 1.11।
मिल गया केस लॉ 6। यहां थोड़ी जगह ज्यादा रखना। हाँ, फिक्स्ड मिनिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, पहले तुम लोग ड्रॉ करो, फिर मैं पूरा सीन बताता हूं तुमको। हाँ, ड्रॉ गया? बात करें, सुन भाई क्या सीन हुआ यार। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है बोलो? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैंने क्या लिखा है पढ़ो तो। अब ये कहां से नौटंकी आ गया मिनिमम रिटेल प्राइस? जीवन भर मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही सुनते हैं हम लोग, पर आज पहली बार मुझे कुछ अलग बताना पड़ा। आई एम टीचिंग यू मिनिमम रिटेल प्राइस। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फिक्सिंग मिनिमम रिटेल प्राइस? मैक्सिमम प्राइस तो इससे फिक्स करते हैं कि जो दुकानदार लोग हैं कस्टमर को लूटे नहीं। अपने किसी दुकान में जाते हैं, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं दुकान में गया हूँ कोल्ड ड्रिंक खरीदने। कोल्ड ड्रिंक का प्राइस सपोज 65 है, दुकानदार ने मेरे से 2-4 रुपया 5 रुपया बढ़ा के लिया। या फिर आइसक्रीम में ऐसा हुआ है, ठीक है, लेना नहीं चाहिए उसको, पर वो लिया। अब अपने भी क्या लड़ाई थोड़ा करेंगे, 2-5 का कर लेते हैं, पर है तो वो गलत ही, क्योंकि वो जो सामान पे लिखा रहता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, वो ये भी नहीं बोल सकता कि जीएसटी आ गया, क्योंकि वो जो प्राइस है वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल, तो फिर भी वो ले रहा है। चीटिंग बाजी है, गलत है। तो मैक्सिमम प्राइस तो इससे फिक्स किया जाता है कि रिटेलर लोग कस्टमर को लूट नहीं पाए, पर मिनिमम प्राइस भी फिक्स किया जाता है कुछ केसेस में। अब वो मैं तुमको डिस्कस कर रहा हूं, वो कब होता है ऐसा। देखो यार, कई बार क्या होता है ना, कुछ सामान जो होते हैं गुड्स, उसकी वैल्यू उसके प्राइस से जानी जाती है, और अगर आप उसकी प्राइस को कम कर दोगे ना, तो कस्टमर के दिमाग में जो उसका वैल्यू है वो वैल्यू ही गिर जाएगा। ठीक है, कई बार गुड्स का प्राइस मैटर करता है, क्योंकि प्राइस गिरा दिया जाए तो नजरों में वैल्यू कम हो जाती है, ये एक बात है। दूसरा सुनो, एक और चीज मैं तुमको बताता हूं। जब एक मैन्युफैक्चरर अपना सामान बेचता है तो कोई एक दुकानदार को तो बेचता नहीं है, बहुत सारे दुकानदार। कल को 2 दुकानदार जो एक ही इलाके में, 2 रिटेलर्स एक ही इलाके में अगर आपस में लड़ मरे तो, जैसे मान लो डनलप वाले ने टायर बेचा 2 रिटेलर को, S1 S2, सपोज मान लो S1 S2 मिस्टर S1 एंड मिस्टर S2, दोनों एक ही इलाके में दुकानदार हैं, दोनों के पास डनलप का माल है। एक 100 रुपए में बेच रहा है और एक 150 रुपए में, कौन सा बिकेगा?
तो वो 150 वाला तो शिकायत करेगा ना डनलप को कि यार ये क्या मजाक चल रहा है, आप हमको भी दिए उसको भी दे दी और वो आप कम दाम पे रख के जानबूझ के कटिंग करके बेच रहा है, ये गलत हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो कंपनी है वो मिनिमम रिटेल प्राइस फिक्स कर देती, कम से कम इतना, इससे नीचे नहीं। समझ में आया? तो ऐसा भी केस होता है जहां मिनिमम प्राइस फिक्स करना पड़ता है। मुझे भी कई बार अपना मिनिमम प्राइस फिक्स करना पड़ता है, मुझे भी मिनिमम प्राइस फिक्स करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम टीचिंग अ सब्जेक्ट, सपोज मेरे फीस है 10,000 रुपया, तो मेरी तो फ्रेंचाइज भी क्लासेस है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या है कि फ्रेंचाइज को फ्रीडम देना पड़ता है कि आप अपने एरिया में जितना भी प्राइस रखना चाहते हो रख सकते हो, जो आपके एरिया को सूट करता है। भारत में अलग अलग इलाकों में लोगों का जो पेइंग कैपेसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो कम बेसी रख सकते हैं। तो अचानक से एक फ्रेंचाइजी बदमाशी क्या करता है, 10,000 की फीस वाले सब्जेक्ट का दाम अनाउंस कर देता है 2,500 रुपया, टू पुल द स्टूडेंट्स 2,500, और उसका प्रचार वो फेसबुक वगैरह में कर देता है। और ये बात फेसबुक में तो कुछ डालो तो सिर्फ वो इलाका नहीं ना, पूरा भारत देखेगा, सिर्फ वो इलाका का आदमी लोग देखेगा कि पूरा भारत, सारे फ्रेंचाइज में खबर फैल गया, 2,500 में आ गया। कलकत्ता में खबर फैल गया 2,500, कलकत्ता से बोला सर हम जा रहे हैं हरियाणा पढ़ने के लिए, वहां पे 2,500 है फीस। खैर कलकत्ता का नहीं बोलेगा, पर बाकी इलाके में तो एक आक्रोश आ जाएगा कि यार वहां 2,500 सर, यहाँ 10,000 कैसे, समझ रहे हो। तो मुझे सबको बोलना पड़ता है, देखो जो करना कर लो, पर मिनिमम 10,000 है, उसके नीचे कोई मत करना, उसके ऊपर भले कर देना पर 10 के नीचे मत करना। तो मुझे मैक्सिमम फिक्स करना पड़ता है कि मिनिमम, मिनिमम हमेशा हम लोग को फिक्स क्या करना पड़ता है, मिनिमम। वी डोंट हैव टू फिक्स अ मैक्सिमम, वी हैव टू फिक्स अ मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। तो मिनिमम प्राइस बोल के कुछ होता है। अब स्टोरी क्या है डनलप टायर्स का, सुनो। डनलप वाले ने मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया और डीलर को बोला, डीलर मतलब होलसेलर, अच्छा होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को, रिटेलर समझते हो तो शॉपकीपर, वो लोग किसको देते हैं, एंड कस्टमर। तो डनलप वाले ने डीलर को बोला कि सुनो भाई डीलर, तुम जब ये हम लोग का टायर रिटेलर लोग को बेचो ना, तो उनके साथ कंडीशन लिख देना कि वो लोग लिस्ट प्राइस के नीचे नहीं बेचेगा। ये बोला ठीक है। तो जब इनके और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें कंडीशन डाल दिया, ठीक है, बात करें अपने, ओके, लिखना होगा सबका। कंडीशन क्या डाला, डीलर ने रिटेलर पे कंडीशन डाल दिया कि सुनो, तुम अगर लिस्ट प्राइस के नीचे बेचा एंड कस्टमर को, ये जो मिनिमम प्राइस है इसके नीचे अगर बेचा, तो तुम डनलप कंपनी को डैमेज देगा। कितना डैमेज देगा, $5 पर टायर, यू विल पे टू डनलप। अब सुनो, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, तुम मत करना है काम, इन दोनों के बीच में है ना, चेक कर लो। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। हु आर द टू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी। अग्रीमेंट में केवल डनलप का नाम लिख देने से विल डनलप बिकम अ पार्टी, आई रिपीट, हु आर द टू पार्टीज, एस एंड डी। खाली अग्रीमेंट में डनलप का नाम लिख दिया तो डनलप क्या पार्टी बन जाएगा, नहीं। अब हुआ क्या, गेम सोचो, इसने ना 2 टायर बेचे लिस्ट प्राइस के नीचे, गलत काम किया, तो इट शुड पे डैमेज टू डनलप। कितना डैमेज आएगा, $10, $10 का डैमेज आएगा। और डनलप को बहुत गुस्सा है, डनलप बोला बात $10 की नहीं है, बात है टू सेट एन एग्जाम्पल कि दोबारा कोई ऐसा नहीं करे।
तो डनलप ने डी को बोला तुरंत कि डी तुम केस करो। डी बोला हम ये सब झमेला में नहीं पड़ेगा, हमको लीगल केस वगैरह करना नहीं है। तो डी तो मना कर दिया लीगल केस करने से। तो डनलप बोला ठीक है फिर हम खुद करेगा। डनलप ने एस के खिलाफ केस कर दिया कि लाओ मेरा $10 डैमेज। क्या डनलप के पास हक है कि वो एस को सू कर पड़ सके? नहीं, बिकॉज डनलप इज एन आउटसाइडर। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? डी एंड एस। डनलप का सिर्फ नाम था, डनलप डज नॉट बिकम अ पार्टी। तो डनलप क्या आउटसाइडर? क्या आउटसाइडर सू कर सकता है? नहीं। तो डनलप ने एस के खिलाफ केस किया और हार गया। और जीता कौन? एस। सीन समझे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का? ये केस बहुत भयंकर था। मेरे साथ क्या सीन हो गया था, जब मैं स्टूडेंट था ना, तो वो जो मेरे लॉ के सर थे, जो भी थे, नाम नहीं बोलने का, ठीक है, उन्होंने ये केस पढ़ाया और भ्रूर बोल के निकल गए थे। डनलप न्यूमैटिक टायर्स का नाम लिया, प्रिविटी बोला, खत्म। तो मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इसको रीड मारा घर पे जाके, जो भी मेरे पास राइटर था उसको रीड मारा। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ हुई? मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई मिनिमम रिटेल प्राइस में। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज मैंने जीवन में सिर्फ मैक्सिमम प्राइस ही देखा था। मैंने कभी, तुमने भी नहीं देखा होगा कहीं, मिनिमम होता ही नहीं है। बहुत रेयर केस है जहां मिनिमम प्राइस होते हैं। तो मेरे को ये केस एकदम मेरे सर के ऊपर जा रहा था बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। तो इसीलिए मैंने आते पहले ये क्लियर किया कि मिनिमम प्राइस भी कुछ होता है। अगर मिनिमम मतलब कई बार मैन्युफैक्चरर लोग मिनिमम प्राइस भी फिक्स करते हैं कि कहीं इससे कम पे मत बेचो वरना प्रोडक्ट गिर जाएगा। कितने बार मेरे साथ ऐसा हुआ है जहां कुछ फ्रेंचाइजीज ने मेरे को बोला भी कि हम लोग एकदम ऐसा करके कर दें क्या, 1000-2000 में अनाउंस कर दें क्या, ये कर दें। मैंने कितनी बार बोला मत करो प्लीज ऐसा। इससे एक बार प्रोडक्ट अगर गिर जाएगा तो गिर ही जाएगा। अगर स्टूडेंट को आना है तो वो नाम से आएगा। ये सब छिछोरी हरकतें करके नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? ये सब जो जिमिक्स हैं, ये ऊट पटांग जो जिमिक्स है, ये सब करने से कभी स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। स्टूडेंट नाम से ही आएंगे, जब उनको भरोसा होगा तब आएंगे। भाई वर्ड ऑफ माउथ से आता है, भरोसे से। ये सब गेम करने से नहीं। और एक जगह कम होगा तो फिर सब जगह उसका असर। तो आई हैव टू फिक्स व्हाट, मैक्सिमम की मिनिमम प्राइस। ये क्लियर एकदम? इट डन है। केस 6 हो गया, प्रिविटी खत्म। अब ऊपर केस 1। अब जो सुनो, मेरा क्या क्या बचा हुआ मैं बता देता हूं तुमको। अगले पेज में देखो 7, 8, 9 करा चुका। करेक्ट बोला ना मैं? इस पेज में केस तो 6 करा चुका। बचा कौन है? केस 5, 1, 2, 3, 4, 5। मैं अभी वो कराऊंगा पहले पूरा, और उसके बाद ना बीच में एक टॉपिक बचा हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, वो कराऊंगा। पहले अभी केस तो करा रहा हूं, ऊपर केस 1। ठीक है, बड़ा ही अच्छा केस है ये। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस में तुम देखोगे एथिक्स हार जाएगा, लॉ जीत जाएगा। एथिक्स हार जाएगा, लॉ जीत जाएगा। हम लोग अक्सर ऐसा सोचते या मानते हैं कि लॉ मतलब एथिक्स, एथिक्स मतलब लॉ, जबकि ये सच नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि लॉ मतलब एथिक्स, एथिक्स मतलब लॉ नहीं होता है। ये तुम समझ लो। स्टार्ट करें डिस्कशन। इस केस में क्या हुआ? केस देखो, लालमन शुक्ला गौरी दत्त, बहुत फेमस है। गौरी दत्त मालकिन है और लालमन शुक्ला मुनीम है। मुनीम मतलब अकाउंटेंट, ठीक है, तो एम्प्लॉई है। ओके, बेचारा लालमन शुक्ला हार जाएगा केस में, जीतेगी ये गौरी दत्त। बदमाश औरत है, एकदम बदमाश औरत है। ये जीत जाएगी पर क्योंकि लॉ जीत गया और एथिक्स हार गया, और लालमन शुक्ला बेचारा हारेगा। सीन क्या हुआ? गौरी दत्त तो मालकिन है, उसका भांजा खो गया। गौरी दत्त का एक नेफ्यू है, भांजा खो गया, भाग गया, वॉटएवर। तो उसने लालमन शुक्ला को बोला भाई जाओ उसको ढूंढ के लाओ। तो लालमन शुक्ला तो एम्प्लॉय है, जाएगा ढूंढने के लिए। तो गया ढूंढने के लिए, ट्रेन पकड़ के जहां जहां जाना चाहिए था, मतलब रिश्तेदार वगैरह के, तो ट्रेन पकड़ गया ढूंढने के लिए। अब उसके जाने के बाद गौरी दत्त ने ना
एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि जो भी मेरे भांजे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 500 रुपीज रिवॉर्ड दूंगी। 1913 का केस है, उस वक्त का 500 रुपया मतलब कुछ होगा, ठीक है। तो अनाउंस कर दिया रिवॉर्ड। लालमन को नहीं मालूम है इसके बारे में। लालमन फाइनली भांजे को ढूंढ निकाला और लेके आ गया। भांजा पकड़ा दिया, ये लो तुम्हारा भांजा मिल चुका है। अब वो हैंड ओवर करने के बाद चलता बना। ही डजंट नो अबाउट द रिवॉर्ड ऑफ 500 रुपया। तब उसको बाकी लोगों से पता चला कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, 500 रुपया का इनाम है, जाओ मांगो। तो आया गौरी दत्त के पास 500 रुपया। गौरी दत्त बोली नो नो, मना कर दिया। तो वो बोलता है लालमन शुक्ला कि देखिए आपने तो जनरल ऑफर दिया था, एंड जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। तो आई एम ऑल्सो एनीवन, आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, एग्रीमेंट हो गया, आपको देना पड़ेगा 500। तो गौरी दत्त ने भयंकर वाला हाईफाई लॉ बता दिया। गौरी दत्त बोली सुनो, अग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। मैंने जनरल ऑफर दिया 500 का, पर क्या तुम्हें उस ऑफर की जानकारी थी? नहीं होती तो तुम भांजे को लाने के पहले 500 मांगते। तुम्हें तो ऑफर की जानकारी थी ही नहीं, तुम्हें तो ऑफर के बारे में पता था ही नहीं। जिस इंसान को ऑफर के बारे में पता ही नहीं है वो एक्सेप्ट कर सकता है क्या? कैन एक्सेप्टेंस हैपन विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर? आपको तो ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो आपने जो किया वो एक्सेप्टेंस नहीं है, तो अग्रीमेंट नहीं बना। कोर्ट ने गौरी दत्त को बोला आप बिल्कुल सही हैं, और ये जीत गई, ये बेचारा हार गया ना। देखो एथिकली हम लोग किसके साथ हैं? एथिकली लालमन शुक्ला के साथ। एक तो ढूंढ के लाया, ऊपर से इसी का पोपट कटा, ठीक है। पर लीगली कौन सही साबित हुई? ये लेडीज गौरी दत्त। नेक्स्ट, इनविटेशन टू ऑफर। अच्छा, इनविटेशन टू ऑफर तो पिछले दिन याद है 6-7 कॉपी में केस बनवाए थे, ये उसी से है। वो ऑक्शनियर वाला केस याद है ना? न्यूज़पेपर में ऑक्शन का डेट अनाउंस हो गया, तो एक आदमी 200 किलोमीटर चल के पहुंच भी गया, पता चलता ऑक्शन कैंसिल। तो वो सू कर रहा है कि मैं तो आ गया, मेरा पैसा ला। बोला नहीं, जो पेपर में अनाउंसमेंट जाता है ऑक्शन का वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं कि आप एक्सेप्ट कर लो, तो इससे कोई लायबिलिटी नहीं बनता। तो किया हुआ है अपना। ये तीसरा केस, सामान जो डिस्प्ले पे लगा हुआ रहता है सुपरमार्केट वगैरह में, वो ऑफर होता है कि इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन ऑफर। तो ये भी अपने डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हो गया। यहां तक क्लियर है? केस 4 ऑनवर्ड्स अपने ब्रेक के बाद करेंगे। केस लॉ 4, कम्युनिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन इन द ऑफर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जब हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, बिना टर्म्स एंड कंडीशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो दोनों पर्सन्स एक दूसरे को शुरू में कम्युनिकेट कर दें तो बेटर है। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कोई टर्म्स एंड कंडीशन बताया जाता है तो फिर वो वैलिड नहीं है। क्लियर बात है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों पार्टीज के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो शुरू में ही कम्युनिकेट होना चाहिए। बाद में अगर आप बता रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो एकदम सही है, यहां तक हम लोग को समझ में आता है। ये केस कुछ अनोखा हो गया। अनोखा कैसे हुआ? तुम लोग नोट करोगे ना कि कभी भी हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो जो बिल मिलता है हम लोग को, बिल के पीछे लिखे हुए रहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। बिल के सामने तो रह नहीं सकता, बिल के पीछे। और बिल के सामने लिखा हुआ रहता है, बिल के सामने में कि प्लीज टर्न ओवर, पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, या फिर सी द टर्म्स एंड कंडीशंस बिहाइंड द बिल, ऐसे रहना चाहिए। तो लोगों को पता, जैसे सामने सपोज ये बिल है तो बिल पे अमाउंट वगैरह सब लिखा है, फिर नीचे लिखा है प्लीज टर्न सी ओवर लीफ। इसका मतलब पीछे जाके सारा टर्म्स पढ़ लो आप। हुआ गया था कि बिल था, बिल के पीछे सारा टर्म्स है, सामने कुछ भी नहीं बोला कि प्लीज टर्न ओवर, सामने कुछ भी नहीं बोला कि प्लीज टर्न ओवर एंड सी, चेक कर लो कि पीछे क्या है, कुछ भी नहीं। अब मेरे हिसाब से तो ये एक छोटी सी एरर थी, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था। अरे इंसान को तुम एक पन्ना पकड़ाओगे ऐसे
तो अंधा थोड़ा ना है, पीछे तो देखेगा ही कि यहाँ सामने ये है, पीछे क्या है, देखना ही है। कॉमन सेंस की बात है ना। मेरे पास अगर एक पेज का कोई बिल आएगा तो कॉमन सेंस की बात है, मैं आगे पीछे दोनों ही करूंगा। अगर मान लो यहाँ नहीं भी लिखा है प्लीज टर्न ओवर, तो कोई महाप्रलय तो मच नहीं गया। पर फिर भी बताया ना, कई बार क्या होता है, एथिक्स हार जाता है और लॉ जीत जाता है। तो जो बायर था ना, उसने केस कर दिया। बायर ने बोला कि सर सामने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि पीछे पलट के देख लो, तो मैं पीछे क्यों पलटूं? और वो जीत भी गया। और कोर्ट ने बोला हाँ, तुमको बिल पे सामने लिखना चाहिए था कि टर्म्स एंड कंडीशन पीछे देख लो। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि टर्म्स एंड कंडीशंस वर नॉट ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द बायर एंड हेंस दे आर नॉट वैलिड। तो इसलिए वो बेचारा सेलर केस हार गया था। देखो सीन क्या है। ए परचेज्ड अ टिकट विच हैड ऑन इट्स फेस रिटन डबलिन टू व्हाइट हेवन। ये कोई टिकट था एक जगह से दूसरे जगह जाने का। तो टिकट के पीछे लिखा हुआ था, ऑन द बैक ऑफ द टिकट देयर वाज रिटन दैट द कैरिंग कंपनी इज नॉट लायबल फॉर लॉस ऑफ एनी काइंड। कि आप हमारे बस से या ट्रेन से यात्रा करोगे तो आपका सामान खोएगा तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है। और ये पीछे लिखा हुआ था, बट सामने कुछ लिखा हुआ नहीं था। बट देयर वाज नथिंग ऑन द फेस ऑफ द टिकट, देयर वाज नथिंग ऑन द फेस ऑफ द टिकट टू ड्रॉ एज अटेंशन टू द टर्म्स एंड कंडीशन। सामने कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो सेलर गलत हो गया। कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ आपको सामने लिखना पड़ेगा। ये जितने भी ये सब अंड संड कानून केस तो उपजते हैं ना, ये सब गोरों का बनाया हुआ होता है, ब्रिटिश, ठीक है, नहीं तो अमेरिकन, कि छोटा छोटा चीज के लिए पकड़ के सेलर के खिलाफ केस कर दो। कॉफी वाला एग्जाम्पल दिया था कि नहीं, गरम कॉफी खरीदा, बोलता उस पर लिखा क्यों नहीं कि गरम है? हॉट कॉफी सपोज टू बी हॉट, नॉट ल्यूक वार्म। आप कहीं हॉट कॉफी खरीदोगे तो एक ल्यूक वार्म नहीं होता क्या, मतलब हल्का सा गर्म? तो हॉट कॉफी हल्का गर्म तो नहीं हो, तो ज्यादा ही गर्म होगा। तो इसमें लिखने की बात क्या है कि कंटेंट इज हॉट, प्लीज हैंडल विद केयर। कॉमन सेंस की बात है। तो वही हुआ कि तुम बाजार में चक्कू खरीदने के, चक्कू पे लिखा होना चाहिए हैंडल विद केयर। दिख नहीं रहा है क्या? क्यों? खेलने की चीज नहीं है। पर फिर भी वो केस जीत जाते हैं ये लोग। तो ये वैसा ही सीन था। तो उस वजह से आज तक दुनिया में जितने भी लोग इनवॉइस बनाते हैं सब लिख देते हैं उसके सामने कि पीछे पलट के देख ले अंधे, फिर बाद में बोलना मत, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये सीन क्या, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का? एक कोई कॉलेज होगा, जो लोग प्रिंसिपल ढूंढ रहे थे। कॉलेज वॉज लुकिंग फॉर अ प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल छोड़ दिया तो नया प्रिंसिपल चाहिए। तो इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा था। तो कोई एक बहुत ही होनहार पर्सन होगा, टैलेंटेड, वो आया इंटरव्यू के लिए कि मैं प्रिंसिपल बनना चाहता हूं। जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया एंड उनको पसंद आया, समझ में आया, पर उन्होंने अभी हाँ नहीं बोला। बोला ठीक है, एक बार हम लोग और भी कैंडिडेट्स देख लेते हैं, फिर आपको बता देंगे। तो चला गया। तो अभी तक एक्सेप्टेंस हुआ नहीं था। मीनवाइल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आपस में चर्चा कर रहे थे, यार बंदा तो सही, इसी को लगा देते हैं, देख के, ठीक है। तो वन ऑफ द ट्रस्टीज जो है ना, जो कि उस बंदे का फ्रेंड था, वो जाके उसको बोल दिया कि तुम समझो तुम्हारा हो गया है, तुम समझो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। हालांकि बोर्ड की तरफ से कोई फॉर्मल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गया नहीं था, बस इसने जाके बोल दिया। बाद में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को कोई और दूसरा मिल गया, अच्छा, तो उन्होंने उसको रख लिया। तो इस भाई ने जाके केस कर दिया कि हमको तो आप लोग एक्सेप्ट कर दिए थे। तो कोर्ट ने पूछा तुमको किसने बोला था एक्सेप्टेंस के बारे में? बोला वन ऑफ द ट्रस्टीज, जो मेरा फ्रेंड था, वो मेरे को आके बोला। तो कोर्ट ने बोला दैट्स नॉट एक्सेप्टेंस, वन ऑफ द ट्रस्टीज डोंट हैव द पावर टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होना चाहिए तो बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो आपके पास क्या कोई फॉर्मल लेटर गया था क्या एक्सेप्टेंस का? गया था क्या कोई फॉर्मल लेटर एक्सेप्टेंस का? बोला नहीं। और वन ऑफ द ट्रस्टीज के बोलने से होता नहीं, बोर्ड ऑफ, पूरे बोर्ड को बोलना पड़ेगा तब होगा। तो यानी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। तो आपको नहीं लिया तो नहीं लिया, आप केस नहीं कर सकते। दिस वॉज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कॉलेज प्रिंसिपल का, ठीक है। ये सब केस लॉस क्लियर है। इन पे एग्जाम में केस स्टडीज भी बनता है, क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना पड़ता है 4 मार्क का। डन है, सारा केस लॉस हो चुका है। अब इसमें एक ही टॉपिक बचा है जो मुझे डिस्कस करना है तुम लोगों के साथ, यूनिट 2 में। पेज नंबर 1.7 पर पेज नंबर 1.7 पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर
एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ठीक है, अब ये हाफ पेज का पूरा टॉपिक है जो तुम्हारे सामने, कम्युनिकेशन और हाफ पेज का है बस जो मुझे डिस्कस करना है, एंड देन वी विल बी ओवर दिस चैप्टर। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। ये पूरी टॉपिक किस चीज के बारे में है? ये पूरी टॉपिक किस चीज के बारे में, और कॉपी नोट्स तो इसका बनेगा ही। अग्रीमेंट खत्म कब होता है? जब एक्सेप्टेंस हो जाए। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू अग्रीमेंट। तो जब तक अग्रीमेंट बन नहीं जाता तब तक दोनों में से कोई भी पार्टी पीछे हट सकता है कि नहीं? पीछे हट सकता है ना। जब तक अग्रीमेंट बनने के बाद तो आप पीछे नहीं हट सकते, पर अग्रीमेंट बनने के पहले तो आप पीछे हट ही सकते हो। जैसे मैंने किसी को ऑफर दिया और 2 दिन का समय था, मैंने बोला 2 दिन का समय एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी सोच रहा है कि 2 दिन बाद ही एक्सेप्ट करेंगे। मीनवाइल मैंने अपना ऑफर विड्रॉ कर लिया, हो सकता है कि नहीं? जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, सपोज कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी। कितने का है? 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मैं वो बेचना चाहता हूं। तो मेरे को एक प्रोस्पेक्टिव बायर का खबर मिला, वो बायर आके मेरे से बात करके गया, तो मैंने उसको बोला 1 करोड़ है वगैरह वगैरह, हम लोग की बातचीत सब हो गई। तो वो बायर मेरे को बोला कि मेरे को आप 2 दिन का समय दीजिए सोचने के लिए, वास्तु वगैरह वगैरह, बहाना, तो एक बहाना होता है बोलने का, जिनको लेना होता है ना वो तत्काल करके बाहर निकलते हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ। तो वो बहाना दे रहा है कि मेरे को थोड़ा समय दीजिए सोचने के लिए, 2 दिन फलाना ढिमका। तो मैं बोला ठीक है, समय ले लो आप 2 दिन का, फिर बताना मेरे को। मैंने बोला ठीक है आप 2 दिन का समय ले लो, पर मैंने फिर संग संग उसको बोल दिया कि अभी तक आपने हाँ नहीं बोला है, और मेरे को अगर आपसे अच्छा बायर मिल गया तो मैं दे दूंगा। तो बोला ठीक है मैं आपको 2 दिन में बता दूंगा। गॉन। क्या उसने अभी तक एक्सेप्टेंस दिया? नहीं। ऑफर अभी खुला है मेरा। मीनवाइल एक दूसरा बायर आता है जो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, वो मेरे से खरीदने को रेडी है प्रॉपर्टी, एंड ही इज विलिंग टू पे 1 करोड़ तुरंत, अभी के अभी दे देगा। सेम दाम है, 1 करोड़ 1 करोड़, पर ये बंदा सही है एकदम, ये कोई नपछेड़ नहीं कर रहा और तुरंत पैसा देने को रेडी है तत्काल। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए कि देना चाहिए? बिकॉज वो रेडी खड़ा है, इसका तो कोई गारंटी भी नहीं लेगा कि नहीं लेगा। तो मैंने बोला आपने एक्सेप्ट किया, डन है, और एडवांस ले लिया मैंने, अब प्रॉपर्टी का कागजात आगे मूव करता रहेगा। अब ये आके बोल रहा है कि नहीं आपका मेरे से बात हो चुका, पहले मेरे को दो। मैं बोला हैव यू एक्सेप्टेड द ऑफर? नो। तुम्हारे एक्सेप्टेंस के पहले ही कोई दूसरा आ गया और मैंने उसको दे भी दिया, तो अब मेरा ऑफर तुम्हारे लिए वैलिड नहीं है। माई ऑफर इज रिवोक्ड, मैंने अपना ऑफर रिवोक कर लिया, क्योंकि तुम्हारे एक्सेप्टेंस के पहले एग्रीमेंट हुआ नहीं, तो आई हैव द राइट टू टेक बैक माई ऑफर। इसको बोलते हैं रिवोक द ऑफर। समझ में आ रहा है? तो टॉपिक उस चीज के बारे में है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। समझ रहे हो बात? मैं जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर देता उसके पहले कभी भी अपना ऑफर रिवोक कर सकता हूं। टिल द पॉइंट ही एक्सेप्ट्स माय ऑफर, उसके पहले मैं कभी भी अपना ऑफर रिवोक कर सकता हूं, बिकॉज अग्रीमेंट बना नहीं। हाँ, लेकिन एक बार वो एक्सेप्ट कर ले तो, अगर एक बार वो एक्सेप्ट कर ले तो अग्रीमेंट बन गया, अब मैं रिवोक कर पाऊंगा क्या? नहीं। सीन क्लियर एकदम ये? ठीक है। इसमें थोड़ा ये पोर्शन तो बहुत इजी था, लेकिन इसमें एक और पोर्शन है जो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो मुझे एक बार तुम लोग के साथ बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करके डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कॉपी पे आ जाओ भाई। मेन इस टॉपिक का मकसद एक ही चीज सिखाना है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस।
अब थोड़ा और ड्रॉ करना है पर बाद में, पहले इतना देखो। लिखना हो गया सबका क्या? जो भी लिखा मैं समझाऊंगा पर एकदम ध्यान से सुनते रहना मेरे को, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। एक मिनट रुकोगे? कॉपी रोको एक बार, इधर ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बस शांति सुनने का। ये ऑफरर है और वो ऑफरी। इसने 1 जैन को चिट्ठी से ऑफर भेजा, चिट्ठी से 1 जैन को भेजा। ये ऑफर पहुंचा कब इसके पास? 7 जनवरी को पहुंचा। अब इसने सोचा यस, मतलब रेडी है खरीदने को, एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो इसने क्या किया, वो पोस्ट ऑफिस नहीं होता क्या, ठीक है, पोस्ट ऑफिस होता है, उसके अंदर इसने अपना एक्सेप्टेंस डाल दिया, एक्सेप्टेंस लेटर बनाया। ये क्या है? एक्सेप्टेंस, और जाके डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। जब ये एक्सेप्ट कर देता है तो उसको एक्सेप्टर बोलना चालू कर देंगे। कब इसने पोस्ट बॉक्स में डाला? और ये पहुंचा इसके पास चौदह जनवरी, ठीक है। ध्यान सुनो, पूरे डायग्राम में अभी कॉपी बाद में कर लेना ना, पूरे डायग्राम में हाउ मेनी डेट्स डू यू सी? 1 जनवरी, चार डेट्स, ठीक है भाई। ऊपर जो 2 डेट दिखा है ना, वो मेरे काम का, मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुमको? रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मेरे लिए सिर्फ 2 ही डेट काम का है, मेरे लिए सिर्फ 2 ही डेट काम का डेट है। क्या डेट है बोलो? 8 जनवरी, 14 जनवरी, ठीक है। पहला बात, ऑफरर अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक कि वो बंदा अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे दे। सवाल ये है कि उसने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट बॉक्स में तो डाला है 8 जनवरी को, पर इसके पास पहुंचा कब है? 14 जनवरी को। उसने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट बॉक्स में कब डाला? 8 जनवरी को, और इसके पास पहुंचा कब है? 14 जनवरी को। ये इंसान कब तक रिवोक कर सकता है अपना ऑफर? 8 जनवरी की 14 जनवरी? आंसर है 8 जनवरी। ये अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? 8 जनवरी। अरे भले ही तुम्हारे पास पहुंचा नहीं, पर उसने तो अपना एक्सेप्टेंस 8 को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया ना, उसके पास प्रूफ है, पोस्ट ऑफिस में डाल के आया था, वो रिसीट है उसके पास। एक बार वो एक्सेप्टेंस कर दे वहां से तो चिंगारी में आग लग चुका है ना, अब पीछे नहीं हट सकते ना। तो ये अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? 8 जनवरी। पढ़ना एक बार, रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय ऑफरर। ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर at any time before the offeree accepts bracket में by putting the acceptance in a mode of transmission beyond control। आप एक बार पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी चढ़ा दो, फिर आप रुकवा लोगे क्या उसको? अब तो पोस्ट बॉक्स के हवाले हो गया वो। तो इस इंसान ने, ऑफरी ने, अपना एक्सेप्टेंस कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाला था? पोस्ट बॉक्स। कब डाला था? 8 जनवरी। तो एक बार 8 जनवरी को उसने डाल दिया, उसके बाद ये अपना ऑफर पीछे नहीं खींच सकता। तो इसका आंसर क्या है? बाय 8 जनवरी। होल्ड, लिखो मत ना, रुको ना, लिखना बाद में। अब सवाल उठता है कि ये इंसान, ये मनुष्य, ये अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? ये अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? बोलता है इसने भले ही डाला 8 जनवरी को, लेकिन वो उसकी नजरों में कब पहुंचा? 14 जनवरी। तो उसके नजरों में तो 14 जनवरी को पहुंचा ना, उसके पहले ये चाहे तो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। देखो, आपने उस इंसान को ऑफर रिवोक करने के लिए 7-8 दिन का टाइम दिया कि नहीं दिया? यू गेव हिम टाइम, नो? 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी, उसके पास इतना टाइम था, 7 दिन का टाइम था रिवोक करने का। इसको भी मिलना चाहिए कि नहीं? इसने भी पोस्ट बॉक्स में डाला है, पर उसके पास तो नहीं पहुंचा है ना, ठीक है।
उसके पास पहुंचने के पहले ही अगर ये फोन करके बोल दे, एसएमएस करके बोल दे, व्हाट्सएप करके बोल दे, ईमेल करके बोल दे, टेलीग्राम भेज के बोल दे, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट से बोल दे कि नहीं नहीं कैंसिल, तो एक्सेप्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इसके पास रिवोक करने का कब तक टाइम है? when can acceptor revoke his acceptance? Any time before it reaches offerer. पढ़ो तो, acceptor can revoke his acceptance at any time before the acceptance, मतलब 14 जनवरी। अब कॉपी करो तो ये ना कंसेप्चुअली समझ में आ जाता है, क्लियर, लेकिन अभी फिर मैं भाषा बोलूंगा, वो भाषा थोड़ी सी चुभती है अंदर, वो याद नहीं रहती, वही लफड़ा है। समझ में तो आ गया कहानी, पर अब इसमें जो भाषा है ना, थोड़ा सा मैं लिखाऊंगा एक बार, वो थोड़ा सा चुभता है, मतलब याद नहीं रहता है। लॉ में ऐसा होता है कि तुमको समझ में आ जाता है लॉ, पर उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो वो धीरे धीरे एक प्रैक्टिस से क्लियर होता है। लॉ की अपनी एक जबान है विच टेक्स टाइम टू गेट क्लियर, ऐसे एक झटके में से क्लियर नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है। लिखना हो गया सबका क्या? ठीक है, अब इसका थोड़ा सा जो लैंग्वेज वो ऐसा है, मैं तुम लोग को 3 सवाल बोलूंगा, यू विल राइट, ठीक है। नंबर 1, व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट? व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट? आंसर, सवाल को चुपचाप पढ़ो और जवाब दो, देख के बोलो। तुम लोग सच्ची में पी रखा है क्या भाई? सवाल पढ़ मेरा, क्या बोला हूं मैं? When is communication of offer complete? 7 जनवरी। 8 को तो एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो गया, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ? ऑफर कब पहुंच गया उसके पास? 7 जनवरी। क्वेश्चन 2, अब तुम लोग जवाब दोगे, गलत दोगे तो मेरे को तकलीफ नहीं, बिकॉज अब हार्ड क्वेश्चन है, तो जवाब मैं ही दूंगा, ठीक है। When is communication of acceptance? When is communication of acceptance complete? When is communication of acceptance complete as against the offerer? रुक जाना, कुछ मत करना, रुको। As against the ऑफरर। ये जो अचानक मैंने क्या ट्विस्ट मारा, मैंने बोला व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट। अगर मैं कंप्लीट बोल के चुप हो जाता तो तुम पड़ाक से आंसर देते, सर जैसे यहां बोला 7 जन, वहां बोला 14 जन, पर मैंने वो नहीं बोला। मैंने क्या बोला? व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर। ये जो भाषा है ना, अंडरलाइन करो तो, एज अगेंस्ट द ऑफरर। इसका मतलब पता है क्या? इस भाषा का मतलब एक्चुअली होता है कि ऑफरर कब तक अपना ऑफर रिवोक कर सकता है, यानी कि आंसर क्या? 8 जनवरी। लिखो, दैट इज, वहीं पे लिखो, दैट इज I.E. बाय व्हेन कैन, दैट इज एज अगेंस्ट द ऑफरर लिखा था ना, अंडरलाइन, उसी में कंटिन्यू चलेगा, आंसर नहीं है ये। अरे भाई मैंने आंसर थोड़ा लिखा, ये तो वही क्वेश्चन चल रहा है अभी। मैं फिर से बोल रहा हूं, व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर, दैट इज I.E.
by when can offerer revoke the offer? Answer, 8 जनवरी। इसका मतलब होता है, सुनो, कि तुम्हारे लिए तो एक्सेप्टेंस 8 को ही खत्म हो गया। तुम्हारे लिए, तुम्हारे मतलब इसके लिए तो एक्सेप्टेंस 8 ही को खत्म हो गया, बिकॉज 8 के बाद ये रिवोक कर नहीं सकता। तो इसके लिए तो एक्सेप्टेंस 8 ही को हो गया, इसके लिए तो एग्रीमेंट 8 तारीख को ही बन गया, क्योंकि 8 के बाद ये रिवोक नहीं कर सकता। भाषा समझ रहे हो? When is communication of acceptance complete as against the offerer? इसका मतलब तुम्हारे लिए तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो ही गया ऑन 8 जन, क्योंकि अब तुम 8 जन के बाद पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 बहुत इजी है, तुम फटाक से गेस कर लेगा। When is communication of acceptance complete? When is communication of acceptance complete? When is communication of acceptance complete as against the acceptor, as against the acceptor, that is, by when can acceptor revoke acceptance? By when can acceptor revoke acceptance? Answer, 14 जन। अभी डन है टॉपिक पूरा। ये पूरा टॉपिक मेरे इससे पढ़ना, वहां से मत पढ़ना। वहां जाओ और वहां लिख दो रेफर कॉपी नोट्स। अरे सबको क्लियर है क्या? कोई दिक्कत बोलो ना प्लीज। कोई दिक्कत? डन मानू? ओके, 1 सेकेंड। कंसिडरेशन का डेफिनेशन यहां लिखा हुआ था ना, मैंने बोला था डेफिनेशन बाद में कराऊंगा। ये डेफिनेशन यूनिट 1 में दिया है, शुरू में आ जाओ। तुम लोग के साथ मेरा डिस्कशन हो चुका था, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन मैंने बोला था ना बाद में कराऊंगा। अब आ गया वो दिन, अब डेफिनेशन कर लें इसका। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये भाषा थी ना, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कौन सा केस था ये? कॉपी भी करना चाहिए ना। और दूसरा पॉइंट क्या था? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखो, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। आपने बोले थे ना कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देख क्या लिखा है, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, विल डू और विल एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये हाँ भी ना भी वो इसलिए बिकॉज पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, बताया था ना, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, दोनों का ही होता है ऑफर। सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज सेड टू बी कंसिडरेशन। तो आज जो हम लोग कंसिडरेशन पढ़े उसका 3 पॉइंट तो यहीं पे आ गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। दुर्गा प्रसाद छिनैया, एक बार बोल लेते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ABC, has done or abstained from doing something, does or abstains from doing something, will do or will abstain from doing something, such act or abstinence forms a consideration for the promise. Clear?
ये सारे डेफिनेशन हो चुके हैं, सिर्फ ये एक बचा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी अभी आज डेफिनेशन बता देता हूं ताकि डेफिनेशन दोबारा कभी देखना नहीं पड़े। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जिसको आप वैलिड भी रख सकते हो, वॉइड भी बना सकते हो। यहां पे क्या होता है, धमकी, नॉट छमकी, इट इज धमकी, ठीक है। मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को धमकी दिया और अग्रीमेंट करा लिया, ये तो धमकी हुआ ना। धमकी को क्या बोलते हैं, बोलो भाई, कोअर्जन, फिजिकली फोर्स लगाने का धमकी, मार देंगे, ठीक है, जान से मार देंगे, फैमिली को उठवा देंगे, ये सब। तो कोअर्जन करके एग्रीमेंट करा लिया। तो इस बेचारे इंसान ने फ्री विल से दिया है कि मजबूरी में दिया है? मजबूरी में दिया है, अग्रीमेंट कर लिया विदाउट फ्री विल। तो इसको हम लोग बोलते हैं दुखी पार्टी। क्या बोलते हैं उसको? अब इंग्लिश में बोलना पड़ेगा ना, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड मतलब जिसको ग्रीफ लगा है, ग्रीफ मतलब दुख, सौरो। ग्रीफ मतलब दुख, सौरो, ग्रीफ, अग्रीव्ड, ठीक है, अग्रीव्ड पार्टी, ओके। तो दुखी पार्टी है। तो एक बार तो बेचारा धमकी में कर लिया एग्रीमेंट साइन, बाद में जाके कोर्ट में बोल सकता है कि सर धमकी हुआ था मेरे साथ, तो मैं ये एग्रीमेंट को वॉइड करवाना चाहता हूं, और वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा लेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? फ्री विल नहीं होता, धमकी होता है। तो जो बेचारा दुखी पार्टी है ना, वो चाहे तो रख भी सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे तो कोर्ट में जाके वॉइड भी करवा सकता है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। मतलब एक पार्टी जो दुखी पार्टी, उसके पास हक है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, मतलब वैलिड, या फिर चाहे तो नॉट एनफोर्स भी करा सकता है, मतलब वॉइड भी करवा सकता है, बिकॉज दुख तो इसके साथ हुआ है। पढ़ो, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। वन और मोर पार्टीज मतलब कौन सा पार्टी? किसका इच्छा चलेगा? धमकी देने वाले का कि धमकी मिलने वाले को? मिलने वाले को। दुखी आदमी का इच्छा चलेगा, इसका सांड का इच्छा तो ना चलेगा, ठीक है। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ, ऑप्शन है ना, ऑप्शन। तो आप चाहो तो वैलिड भी रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो वॉइड भी करवा सकते हो। अब धमकी धमकने वाला डर गया अगर, तो वो तो बोलेगा हाँ ठीक है छोड़ दो, वैलिड, या कोर्ट में जाके वॉइड भी करा सकता है वो। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। इनके पास हक नहीं है पीछे हटने का, उसके पास हक है वॉइड कराने का। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको एक आदमी वैलिड करवा सकता है, दूसरा आदमी वॉइड भी करवा सकता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल। वॉइड नहीं, वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। ये डिसीजन कौन लेगा? दुखी आत्मा। इसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कब होता है बोलो? जब देयर इज एब्सेंस ऑफ, हमको धमकाया गया, कोअर्जन, मैं लिख रहा हूं, कोअर्जन में होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है, फ्रॉड में होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन में होता है, ये आगे एक्चुअली आने वाला है ना अगले क्लासेस में, से अभी से एडवांस में बता दिया हूं मैंने तुमको। सबको डन है क्या? सही है क्या? कोई डाउट? ओके, खत्म। यूनिट 1 यूनिट 2 अपना खत्म। नेक्स्ट यूनिट कल स्टार्ट होगा।